हेलो फ्रेंड्स, आज आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में मैं आपको सेक्शन 14 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 के बारे में पढ़ाऊंगा। सेक्शन 14 बेसिकली एक बात कहता है कि जितना भी समय प्रीवियसली किसी लीगल प्रोसीडिंग में कंज्यूम हुआ जो कि बोनाफाइडली अच्छे मंशा से की गई, वो टाइम हम अगर उसी सब्जेक्ट मैटर पर उसी पर्सन के अगेंस्ट किसी नई कोर्ट में फाइल करने जा रहे हैं तो उसकी काउंटिंग ऑफ लिमिटेशन में जो पोर्शन प्रीवियस सूट जो कि मैंने बताया पिछली कानूनी प्रक्रिया पिछली कोर्ट में विद बोनाफाइड इंटेंशन ड्यू डिलीजेंस और गुड फेथ में गलती से की गई फाइल की गई, वो एक्सक्लूड करके ही हम जो नया सूट प्रॉपर ज्यूरिसडिक्शन के अंडर फाइल कर रहे हैं उसके अंडर जो भी लिमिटेशन उसकी बनती है उसमें प्रीवियस सूट की प्रीवियस सिविल प्रोसीडिंग की लिमिटेशन हम काउंट नहीं करेंगे ऑन दी सेम सब्जेक्ट मैटर है जो उसी पर्सन के अगेंस्ट है, जो उसी पर्सन ने फाइल की है, जो पिछले लीगल प्रोसीडिंग में भी उसने फाइल की थी। तो सेक्शन 14 बेसिकली क्या कहता है? सेक्शन 14 का जो सब सेक्शन 1 है वो कहता है कि किसी भी सूट, अपील और रिवीजन की कंप्यूटेशन ऑफ लिमिटेशन, उसकी लिमिटेशन की काउंटिंग में कोई भी ऐसी लीगल प्रोसीडिंग जो उसने प्रीवियसली कोई भी सिविल प्रोसीडिंग हो जो भी एक नए सूट के फाइल करने के वक्त कोई प्रीवियसली कोई अगर तो सूट है तो प्रीवियसली अगर कोई गलती से विद ड्यू डिलीजेंस गुड फेथ और बोनाफाइड इंटेंशन रहते हुए गलती से कोई प्रीवियस सिविल प्रोसीडिंग सेम पर्सन के अगेंस्ट सेम सब्जेक्ट मैटर पर और उसी पर्सन से ही जो कि पिछले सूट में उसने फाइल की थी, अगर ये हुआ है तो उसकी जो भी लिमिटेशन जितना भी समय कंज्यूम हुआ है पिछली प्रोसीडिंग्स में वो अगली प्रोसीडिंग जो कि प्रॉपर हैं ज्यूरिसडिक्शन के बेस पर उसमें काउंट नहीं होगी, वो एक्सक्लूड की जाएगी। यहाँ पर सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 बेनिफिट देगा उस पर्सन को अगर वो अच्छी मंशा से गलती से उससे किसी भी रॉन्ग ज्यूरिसडिक्शन पर प्रीवियस सिविल प्रोसीडिंग सेम सब्जेक्ट मैटर और सेम पर्सन के अगेंस्ट हो गई हो तो सेक्शन 14 उसको ये बेनिफिट देगा। और इसमें क्या क्या रीजंस बताए गए हैं कि किस बेस पर ये बेनिफिट क्लेम किया जा सकता है। देखिए इसमें 3 ग्राउंड्स 3 रीजंस हमें दिए गए हैं जिस पर हम सेक्शन 14 का जो क्लेम कर सकते हैं। एक तो है डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, जो भी प्रीवियस प्रोसीडिंग थी वो ज्यूरिसडिक्शन के तौर पर ही डिफेक्टिव थी। जो सब्जेक्ट मैटर था, जिस कार्य क्षेत्र में जिस ज्यूरिसडिक्शन में वो कोर्ट थी प्रीवियस वाली, उसमें अगर फाइलिंग हुई जो सब्जेक्ट मैटर उसके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता था तो इस वजह से उसको सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 बेनिफिट देगा कि जब भी वो नई कोर्ट में प्रॉपर कोर्ट में जाएगा अपनी सिविल रेमेडी को यूज़ करने के लिए, अगर उसकी जो भी प्रीवियस प्रोसीडिंग थी वो बोनाफाइड थी, गुड फेथ थी, ड्यू डिलीजेंस थी, तो इस सेक्शन का उसको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और इसमें 2 और रीजंस हैं जो कि हम एक्सप्लेनेशन में मिलते हैं, जो लाइक नेचर कहे गए हैं कि जिस इसी तरह के नेचर के 2 और हमें ग्राउंड्स दिए गए हैं जैसे कि मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज और कॉज ऑफ एक्शन। अगर प्रीवियस प्रोसीडिंग इन 2 ग्राउंड्स पर अगर खरी नहीं उतरी, वो डिसमिस हुई या कुछ भी हुआ, उसका अबेंडन की गई, अगर उसको खारिज किया गया बेसिकली आप कह सकते हैं, तो जो नई प्रॉपर कोर्ट में प्रॉपर ज्यूरिसडिक्शन के अंडर जहाँ पर उस कॉज ऑफ एक्शन पर सूट फाइल होना था वहाँ हुआ, अगर वो लिमिटेशन के बाहर है तो सेक्शन 14 का जो बेनिफिट है वो प्लेंटिफ क्लेम करके सूट को टाइम बार्ड होने से बचा सकता है, विद इन लिमिटेशन वो आ सकता है और उसका सूट इंस्टीट्यूट हो सकता है। और इसका एक और सबसेक्शन है 2 जो कि एप्लीकेशंस से रिलेट करता है। इसमें हम एप्लीकेशंस के बारे में ही बताया गया है। कोई भी
जब भी हम एप्लीकेशन का पीरियड ऑफ लिमिटेशन काउंट करेंगे, जिस सब्जेक्ट मैटर पर एप्लीकेशन फाइल की जानी थी, गलती से वो किसी भी सिविल प्रोसीडिंग में किसी सूट, अपील और रिवीजन में अगर फाइल कर दी गई, अगर वो बोनाफाइड थी, अंडर गुड फेथ थी, ड्यू डिलिजेंस पर बेस थी, अगर कुछ समय उस पर ज़ाहिर हो गया, अगर वो समय चला गया, अगर वो एप्लीकेशन जहाँ वो प्रॉपर फाइल की जानी थी आउट ऑफ लिमिटेशन हो गई, तो सेक्शन 14 के सबसेक्शन 2 का बेनिफिट क्लेम करते हुए उस एप्लीकेशन को विद इन लिमिटेशन लाया जा सकता है। वो जो एप्लीकेशन है वो प्रॉपर फाइलिंग उसकी हो सकती है। सेक्शन 2 और सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 14 में यही फ़र्क है कि सबसेक्शन 1 बात करता है किसी भी सूट के बारे में और सबसेक्शन 2 बात करता है एप्लीकेशंस के बारे में। और इसके आगे सबसेक्शन 3 के बारे में बात की गई है। सबसेक्शन 3 क्या कहता है, एक और एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 14 ही बताता है ये हमें। कोई भी सूट, आप ऑर्डर 23 में जाएं और रूल 1 के अंडर कोई भी सूट अगर विड्रॉ हो या कोई भी पोर्शन ऑफ सूट अबेंडन करवाया जाए विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, तो उस केस में क्या होगा, एक तो किसी भी एक डिफेंडेंट और डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट अगर पूरा सूट ही विड्रॉ कर लिया गया है, अगर कुछ पोर्शन अबेंडन करवाया गया है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, तो वैसे तो ऑर्डर 23 में कुछ रीज़न बताए गए हैं कि क्यों कोर्ट विड्रॉ और अबेंडनमेंट अलाउ करेगी। एक तो बताया गया है रीज़न उसका कि कुछ डिफेक्ट है सूट में, जैसे कि हमने सेक्शन 14 में भी पढ़ा कि डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है, मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज है, कॉज ऑफ एक्शन उस ज्यूरिसडिक्शन में फॉल नहीं करता। तो एक तो यही रीज़न है। और एक और रीज़न ऑर्डर 23 सब रूल 3 में बताया गया कि सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं कुछ भी कि फ्रेश सूट ही इंस्टीट्यूट करना अच्छा रहेगा। अगर हम फ्रेश इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ लीगल बेस पर कुछ ना कुछ पार्शियलिटी या आप कह सकते हैं कुछ ना कुछ हार्म हो सकता है किसी भी पार्टी का। तो अगर ये अलाउ होता है, अगर प्रीवियस सूट कहीं प्लेंटिफ ने इंस्टीट्यूट किया एक कोर्ट में, वहाँ उसने किसी रीज़न जस्टिफाइड रीज़न से अंडर बोनाफाइड इंटेंशन ड्यू डिलीजेंटली गुड फेथ के अंडर अगर उसने विड्रॉ कर लिया, कोई भी पोर्शन अबेंडन करवा लिया, तो जो भी पोर्शन या सूट उस सूट से निकला प्रीवियस प्रोसीडिंग से बाहर आया, तो जहाँ पर उसकी प्रॉपर फाइलिंग होनी थी वहाँ पर वो अगर लिमिटेशन के बाहर जा चुका है तो सेक्शन 14 वहाँ पर अप्लाई होगा लिमिटेशन एक्ट का, उसका बेनिफिट उसको मिलेगा। और जो भी सूट्स अंडर ऑर्डर 23 रूल 1 के अंडर जो मैंने आपको बताया विड्रॉ और अमेंडन हुए, सेक्शन 14 का बेनिफिट वहाँ पर भी मिलेगा। ये एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड है अंडर सेक्शन 14 ऑफ लिमिटेशन एक्ट में। तो इसके आगे कई एक्सप्लेनेशंस हैं इसके आगे बताई हुई। एक तो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ऊपर ही बता दी कि कॉजल लाइक नेचर में उसी तरह की नेचर में कौन सी सिचुएशंस मानी जाती हैं। एक तो वही थी कि मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज और कॉज ऑफ एक्शन, एक है डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। उसमें आगे कहा गया है जो भी कोई प्लेंटिफ और एप्लीकेंट है जो किसी भी अपील को रेजिस्ट कर रहा है, उसके अगेंस्ट यही माना जाएगा कि वो एक प्रोसीडिंग्स को प्रोसिक्यूट कर रहा है, मुकदमा लड़ रहा है, यही माना जाएगा। और एक्सप्लेनेशन में यही बताया गया है। और एक्सप्लेनेशन में एक बात और बहुत अच्छी बताई गई है, यहाँ पर काफ़ी क्लैरिफिकेशन कर दी गई है कि जो भी प्रीवियस प्रोसीडिंग्स हैं जहाँ जिससे भी हमने बेनिफिट न्यू प्रोसीडिंग्स में जो जस्टिफाइड हैं, जो सही हैं, वहाँ पर लिमिटेशन में बेनिफिट लेना है, उसमें फाइलिंग ऑफ सूट और अबेंडनमेंट ऑफ सूट दोनों दिन काउंट होंगे, वो इंक्लूड किए जाएंगे या एक्सक्लूड नहीं होंगे। और इसके अलावा मैंने कुछ केस लॉज आपके लिए
ढूंढ कर रखे हैं। काफ़ी अच्छे केस लॉज मिले हैं सेक्शन 14 के अंडर मुझे। चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है, श्रीमती गंगा देवी और एस एस सिंह। ये 1/11/2018 का डिसाइडेड है। यहाँ पर एक बात का जो मैटर राइज हुआ, डिस्प्यूट राइज हुआ कि जो भी रेवेन्यू कोर्ट्स हैं, क्या उनके सामने भी अगर जो प्रीवियस प्रोसीडिंग्स वहाँ पर लड़ी गई तो क्या वो सिविल नेचर की मानी जाएंगी, क्या वो एक्सक्लूड होंगी। तो इसमें ये हेल्ड किया गया, इवन प्रोसीडिंग्स बिफोर रेवेन्यू कोर्ट आर हेल्ड ऑन अदर प्रोसीडिंग ऑफ सिविल नेचर। तो सेक्शन 14 का बेनिफिट इसमें दिया गया है इस केस में, आप इसे सर्च करके भी देख सकते हैं। और एक और केस है इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी, यूनियन ऑफ इंडिया अवधेश प्रताप। ये 12 दिसंबर 2018 का डिसाइडेड केस है। इसमें क्या कहा गया कि जो भी प्रोसीडिंग्स जो प्रीवियस हैं, जो अगर एक किसी भी डिपार्टमेंट के अंडर की गई हैं तो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग सिविल नेचर में नहीं आती, तो सेक्शन 14 का बेनिफिट प्लेंटिफ क्लेम नहीं कर सकता, इसमें क्लियरली कहा गया। एक और केस लॉ है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का, किशोरी लाल दुबे वर्सेस प्रेमचंद श्रीवास्तव। ये 18/9/2018 का डिसाइडेड है। जो सेक्शन 14 है इसमें क्या कहा गया, जो सेक्शन 14 ऑफ लिमिटेशन एक्ट है ये उन केसेस पर अप्लाई नहीं होता जो कि डिसमिस्ड ऑन मेरिट्स हों, जो प्रॉपरली डिसाइडेड हों। बेसिकली आप अगर ऑन मेरिट्स नहीं समझते तो आप ये कह सकते हैं कि कोई भी केस जो प्रीवियस केस था अगर वो डिसमिस किया गया, डिसाइड हुआ, ऑन मेरिट्स हुआ, उसकी कोई ना कोई वजह थी, फैक्ट्स पर बेस था। ऐसे नहीं था कि वो कोर्ट उस कॉज ऑफ एक्शन पर बेस्ड सूट को एंटरटेन करने के लिए एबल नहीं थी, ऐसा नहीं, वो एबल थी और उसने प्रॉपर मेरिट्स पर, फैक्ट्स पर उस केस को डिसमिस किया। तो सेक्शन 14 का बेनिफिट ऑन द फ्रेश सूट उसी सब्जेक्ट मैटर पर नहीं मिलेगा, ये क्लियर कट इसमें कहा गया है। काफ़ी अच्छा केस लॉ है। और मद्रास हाई कोर्ट का एक केस है, बालूसामी एंड अदर्स वर्सेस मुथा लक्ष्मी, डिसाइडेड ऑन 3/8/2018 का। ये भी 2018 का ही केस है। इसमें एक बहुत अच्छी बात निकल कर आई, एक हम प्लेंटिफ की बोनाफाइड ड्यू डिलिजेंस और गुड फेथ कैसे देख सकते हैं, जो प्लेंटिफ के कंडक्ट से भी पता लगती है। इस केस में क्या हुआ था कि पर्सन ने डिक्लेरेशन सूट फाइल किया था, या शायद कोई और सूट था, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया। उसने क्या था, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, उसमें प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन फाइल करनी थी कोर्ट फीस फाइल करने के लिए। तो उसने क्या किया, 10 साल पहले की ही वैल्यूएशन उसने लिख कर दे दी प्रॉपर्टी की जब उसने खरीदी थी। और 10 साल में क्या हुआ कि प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन तो बढ़ेगी तो उसकी कोर्ट फीस भी ज़्यादा होगी। तो कोर्ट ने पहले दिन ही उसे कहा कि आपकी वैल्यूएशन ज़्यादा बनती है, आपकी कोर्ट फीस ज़्यादा होनी चाहिए। तो उसी दिन पहले तौर पर ही प्लेंटिफ ने एग्री कर दिया कि जितनी कोर्ट फीस बनेगी मैं उसको फाइल करने के लिए राज़ी हूँ, मैं फाइल कर दूँगा। और इसके बाद क्या हुआ कि जब प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन काउंट की गई तो उसमें क्या निकला कि कोर्ट की पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन के जो वैल्यूएशन थी सब्जेक्ट मैटर की वो बाहर चली गई। तो आगे इसकी अपील में, लिमिटेशन में जब आगे वो प्रॉपर कोर्ट में गए फॉर फाइलिंग ऑफ द सूट, तो वहाँ आर्गुमेंट्स हो रहे हैं कि ये सूट विद इन लिमिटेशन नहीं है, टाइम बार्ड है, सेक्शन 14 का बेनिफिट नहीं दिया जा सकता वगैरह वगैरह। तो वहाँ उन्होंने मेंशन किया कि देखिए हमारा कंडक्ट ऐसा था प्रीवियस प्रोसीडिंग्स में, उसका पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनता था, हमने अपनी तरफ से जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स थी उसको पूरा करने में पूरी सहायता की, अपना जो रोल था उसको प्ले किया, अच्छी तरह से लीगली निभाया। तो इसलिए हमें सेक्शन 14 का बेनिफिट मिलना चाहिए। हमारी तरफ से कोई भी केयरलेसनेस नहीं हुई है, हमने जो भी
कानूनी प्रक्रिया जो भी यूज़ की है, जो जितना भी हमने काम किया है वो गुड फेथ के अंडर ही किया है। और इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट का एक केस है भगवत प्रसाद वर्सेस रमेश चंद, ये भी 28/2/18 का केस है। इसमें ये काफ़ी अच्छे से कहा गया कि किसी भी तरह से रॉन्ग रेमेडी को चूज़ करना आपको एंटाइटल्ड नहीं बनाता सेक्शन 14 का। अगर आपने प्रीवियसली ऑन द सेम मैटर कोई रॉन्ग रेमेडी अवेल कर ली, अगर उसमें आपने काफ़ी समय गुजार दिया और उसके बाद आप सेक्शन 14 का बेनिफिट फ्रेश सूट में मांग लें तो आपको नहीं मिलेगा। ये आपको एंटाइटल्ड नहीं करता कि आपको सेक्शन 14 का बेनिफिट मिले। और एक और केस है मद्रास हाई कोर्ट का बैंक ऑफ बड़ौदा वर्सेस मार्स ओवरसीज टेक्सटाइल। इसमें देखिए दिल्ली हाई कोर्ट के केस से दूसरी तरफ की बात की गई। मैंने दोनों तरफ के केस लॉज निकाले आपके लिए। ये 11/9/17 का डिसाइडेड केस है। इसमें कहा गया कि अगर किसी रॉन्ग फोरम के आगे किसी भी पर्सन ने प्रोसिक्यूशन की जो कि बोनाफाइड थी एंड गुड फेथ में थी, तो वो पर्सन को सेक्शन 14 का बेनिफिट मिलेगा, वो एंटाइटल्ड होगा कि उसको सेक्शन 14 का बेनिफिट ज़रूर मिले। तो देखिए आज इतना ही मैंने आपको सेक्शन 14 के बारे में इतना ही बातें मैंने आपके लिए ढूंढ कर निकाली और इतने केस लॉज आपके लिए लेकर आया। कुछ अच्छे केस लॉज थे। आपको मेरी जो कोशिश होती है कि मैं आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज दूं। मेरा पढ़ाने के तरीके में थोड़ा सा एडवोकेसी का टच तो ज़रूर होता है कि मैं आपको एडवोकेट की तरह ही पढ़ाऊं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।